नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं आपड़ी बात। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के बारे में। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है और जल जीवन मिशन में करीब करीब 9,000 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में जयपुर ईडी ऑफिस में चली लंबी पूछताछ के बाद उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेश जोशी पहले सांसद भी रह चुके हैं और उनसे ईडी ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। यह मामला सामने आने के बाद अगस्त 2023 में एसीबी ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2023 में एफआईआर दर्ज हुई और यह मामला सामने आने के बाद अगस्त 2023 में एसीबी ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में जो है मई 2024 में केंद्र की अनुमति के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया और अक्टूबर 2024 में एसीबी ने महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और अब इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी ने खूब सियासत इस वक्त की जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। यह गिरफ्तारी ऐसे समय पर की गई है जब उनकी पत्नी करीब 15 दिन से जयपुर के एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जबकि इस घोटाले का मुद्दा उठाने वाले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि बड़ी मछली पकड़ में आ गई है और अब कई अधिकारी भी ईडी के रडार पर हैं। मीणा ने यह कहा है कि यह घोटाला 20,000 करोड़ का है और गहलोत केवल इस पर राजनीति कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ रिएक्शन से कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। आप लोग कह रहे थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हमने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। और आपने सुना यहां बयानों के जरिए अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है, जिस वजह से ईडी जो है वो एक नेता के ऊपर कार्रवाई कर रही है, वो भी ऐसे वक्त पर जब उनकी पत्नी की हालत काफ़ी ख़राब है और इसके लिए ही उन्होंने मोहलत मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ इसमें किरोड़ीलाल मीणा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों का जिक्र पहले से था, अब वो पकड़ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी क्या ईडी के रडार पर कुछ और भी लोग हैं? क्या इसमें और बड़े लोगों के नाम शामिल हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हुकुम सिंह तंवर जी हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आदित्य जैन जी हैं, एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका भी। मैं शुरुआत आदित्य जी आपसे ही कर रहा हूं। ये जो पूरा मामला सामने आया और इसमें बहुत सारे सवाल उस वक्त उठे और सवाल ये भी हुआ कि भाई अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कल जब टीम पूछताछ के लिए पहुंचती है, 8 घंटे तक वहां पूछताछ होती है और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि एविडेंस तो पक्का है और यह भी कहा जा रहा है कि अभी कई और लोग भी हैं जो कि रडार पर हैं ईडी की। कि इसमें कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि 2023 में ईडी ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद उस एफआईआर के मुताबिक 2 कंपनीज थी, गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल, जिनकी शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स ने उनसे घूस मांगी
और घूस के मार्फत उन लोगों ने फर्जी बिल जारी करे। कुछ स्टोलन गुड्स थे जो हरियाणा से रिकवर हुए, और उसके बाद 2023 में और जनवरी 2024 में कई लोकेशंस पर कम से कम 8 से 10 लोकेशंस पर रेड हुई। रेड होने के बाद हमें जैसे कि ध्यान होगा कि 2023 दिसंबर में असेंबली इलेक्शंस भी थे। उसके बाद भी फिर सरकार पावर में आई, तो उसके बाद वापस रेड्स हुई। ईडी ने कई जगह से रिकवरीज करी, और कम से कम 8 लोकेशन जो थी, जो जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरगोड़, शाहपुरा, ऐसी अन्य लोकेशनों पर भी कई जगह रेड्स हुई और कई चीजें बरामद हुई। अब जहां तक मंत्री जी के गिरफ्तार, पूर्व मंत्री जी के गिरफ्तार होने का सवाल है, मेरा ये कहना है कि उनसे 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, और पूछताछ में कुछ ना कुछ सबूत या कुछ ना कुछ एविडेंस उनके खिलाफ जरूर आया होगा, जिसके मार्फत ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो एक काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और 15 दिन से एडमिट है, तो इन ग्राउंड्स पे उनको रियायत दी जा सकती थी और गिरफ्तारी भी स्थगित की जा सकती थी। परंतु कुछ ना कुछ ऐसे सबूत होंगे और एविडेंस होगा जिसके बिना पे ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। अब जब मामला चार्जशीट प्रस्तुत होगी या इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के समक्ष, तभी हमें स्पष्ट तौर पे पता चल पाएगा कि असल में सबूत है या कुछ सबूत बनाए गए। ठीक है, इसमें मैं शैलेश जी को जोड़ लेता हूं। शैलेश जी, अब एक चीज बताइए कि इसको हम क्या माने, ये ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई जिसको इसी नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर के, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये सब कार्रवाई की जा रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए शुभेंदु जी, ये कार्रवाई कोई तत्काल नहीं चल रही जो राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में मानी जाएगी। ये लंबे समय से, और अगर ध्यान हो जो कांग्रेस के नेताओं को, तो 2023 में जब अगस्त में पहली बार एसीबी ने कार्रवाई की थी, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, और जिस तरीके से पैसे लेते हुए एसीबी ने 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोगों को पकड़ा था, जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से अधिकारियों को। तो ऐसी स्थिति में ये जो घोटाला है जो लंबे समय से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस की सरकार में भी इस मुद्दे को उठाते आ रहे थे, लेकिन उस समय सरकार के द्वारा उन नेताओं के और उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन को दबा दिया गया, जैसे किरोड़ीलाल जी मीणा जी भी बता रहे थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है, और लगातार जो कांग्रेस की एक बड़ी लोग कहते थे, इनके लोग कहते थे कि कब बड़ी मछली पकड़ेंगे, कब मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो वो समय आने लग गया। चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, चाहे जेजेएम के मामले हो, चाहे और घोटाले हो, जो गहलोत जी की सरकार में जिस तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान की जनता के साथ दरागा किया गया, राजस्थान की जनता के टैक्स के पैसे को लूटा गया, उसके खिलाफ माननीय भजनलाल जी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अच्छा शैलेश जी, एक चीज बताइए, ये किरोड़ीलाल मीणा साहब ने भी कहा कि भाई बड़ी मछली पकड़ी गई है, तो क्या जिसके बारे में पहले से ही चर्चा चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि बड़ी मछली पकड़ी जाएगी, देखिए सब खुलासे होंगे, यही है वो फाइनल नाम, या इसके अलावा कुछ और भी आपको लगता है, इसके पीछे और भी कोई है? देखिए शुभेंदु जी, ये एक जांच का विषय है। ईडी इसकी जांच 3 एसीबी के स्तर पर अलग चल रही थी, ईडी का कार्यक्षेत्र अलग है और सीबीआई का कार्यक्षेत्र अलग है, और लगातार तीनों कार्यक्षेत्रों में जांच चल रही थी। उसके बाद जैसे ही जो भी ईडी को और जो एसीबी को, सीबीआई को जो सबूत मिले, जिन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने चार्जशीट दाखिल की, और पूर्व मंत्री जी को जिस तरीके से लगातार बुलावे के बावजूद आते नहीं रहे, और कल जब उनको बुलाया और उन्होंने जो बयान लिए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये तो जांच का विषय लगातार जब ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है, अब इनसे पूछताछ जारी है 4 दिन के रिमांड के बाद, हो सकता है उसमें भी कुछ नए नाम आए, तो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन ये निश्चित है कि इस सरकार के अंतर्गत जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई के द्वारा कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, जो जांच और संदेह के घेरे में आएगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान की जनता के हित में हर वो आवश्यक कदम माननीय भजनलाल जी की सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो लूट खचोट 5 साल में की गई थी उसको राजस्थान की जनता का पता चल सके और उनसे हिसाब वसूला जाएगा। नहीं, ये एक और भी चीज़ है। मैं इसमें इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं एक रिएक्शन सबसे पहले आपसे लेना चाह रहा हूँ, ये टाइमिंग को लेकर के, ये प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ये भ्रष्टाचार अगर हुआ, अगर किसी नेता का नाम सामने आता है तो खुलकर के विरोध क्यों नहीं किया जाता है? शुभेंदु जी, जैसे हम आपको लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई कर रही है विपक्षी दलों पे, विशेष तौर से कांग्रेस की
नेताओं पर, वो बिल्कुल गलत है। प्रतिशोध की राजनीति के आधार पे कर रहे हैं। इनका जो खुद इनके जो देश के जो मुद्दे हैं उनसे भटक कर ये दूसरे मामलों में जो कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। जब जब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जेजेएम कमजोर होती घोटाले है वहां में प्रतिशोध की महेश कार्रवाई जोशी का कर नाम रहे हैं। नहीं है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पाक साफ हैं, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। दो फर्जी कंपनियों के बारे में जो टेंडर मिला वो सब वो क्या है फिर? बताइए ना इसके बारे में। वो क्या चीजें हैं, वो कहां से आ जाती हैं, क्यों उनको टेंडर मिल जाते हैं, गड़बड़ी किस स्तर पर हुई, क्या उनकी जवाबदेही नहीं थी, क्या उनके कहने पर हुआ, और क्यों गिरफ्तारी हुई फिर? संदीप जी से मैं वापस से जवाब लेंगे, लेकिन मैं इसमें हुकुम सिंह तंवर जी को भी जोड़ रहा हूं। हुकुम सर, एक चीज बताइए, इसमें दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिक्र होता है जिनके फर्जी उनके एक्सपीरियंस बताया गया, अनुभव बताया गया उनका, कि पहले उन्होंने काम किया हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना जांच किए, बिना देखे उनको टेंडर दे दिया जाता है? सर, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सबसे पहले आदित्य साहब को बोलने का अवसर दिया, और उन्होंने जो बात कही कि तथ्य के आधार पर जो सत्य है और उसके आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं पर सत्यता का कोई ना कोई पुट है। तो उसके बाद जहाँ तक आपने जो पूछा कि जो फर्जी इस तरह की कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारे हमारे अखबार और हमारे न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आती रहती है कि कोई अनुभव नहीं होता, रातों रात नई कंपनियां खड़ी कर दी जाती हैं और अपने परायों को इस तरह से उन्होंने ऑब्लाइज कर दिया गया होता है। यहाँ एक मैं बहुत ज़रूरी बात सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि एक ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 10 साल से, कम 1 दशक से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जरा भी कभी इस तरह की कोई बात होती है और किसी बड़े नेता पर या किसी इस तरह के जिसको पब्लिक फिगर कहा जाए उन पर इस तरह के कभी कोई मुकदमे दर्ज होते हैं, तो चाहे वो केंद्र की बातें हो चाहे किसी और की जगह की बातें हो, ये कह दिया जाता है कि बदले की कार्यवाही या इस तरह की और इस तरह की बातें कर दी जाती है। मुझे लगता है कई बार आपने सुना होगा कि दिन भर मच्छर खाने के बाद में मछली गांधी जी की फोटो के पीछे जाके छिप जाती है। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है और ये अपने आप को एक बचाव का रास्ता बताने वाले, मैं सर एक निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट बिल्कुल। बोलने का दिया जाए। इस दुनिया में और इस पूरे हमारे मानव समाज में चरित्रवान और ईमानदार कौन है? 4 तरह के लोग। सब तो लोग बोलते हैं कि साहब जो पकड़ा नहीं गया वो, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ मेरा अनुभव 67 साल की उम्र में। 4 तरह के लोग ईमानदार और चरित्रवान हैं, और उनमें आप और मैं कहाँ आते हैं आप अपने आप देख लीजिएगा। सबसे पहला चरित्रवान और ईमानदार है जिसको मौका नहीं मिला। मैं इंस्पेक्टर रहने तक इंटेलिजेंस में रहा, पब्लिक डीलिंग मेरी हुई नहीं, कभी किसी से मेरा कोई लेन देन हुआ नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं भ्रष्ट नहीं हुआ। लेकिन डिप्टी एसपी बनने के बाद में मुझे स्वीकार करने में कोई संशय नहीं है कि मेरे पास में भी ऑफर आए होंगे और मैंने कहीं ना कहीं पर कुछ तो ले लिया होगा। मुझे स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं है। जहां तक चरित्र की बात आती है तो जंगल में बैठा हुआ साधु सन्यासी, उसे मौका ही नहीं मिला कि किसी लड़की को छेड़ सके या उसके साथ में कुछ अंट कर सके। तो जिसको मौका नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी सिर्फ बात को समझने की कोशिश ठीक है, करना बिल्कुल कि सर। जिसे मौका नहीं मिला, सबसे पहला ईमानदार और चरित्रवान वो है लेकिन सर जिससे बहुत मौका सारे नहीं मिला। ऐसे लोग भी हैं जिनको मौका भी मिलता है लेकिन वो उसको फिर भी ठुकरा देते हैं, और ऐसे ही हाँ ठीक है। मैं इसमें आदित्य जी को, ठीक है सर, आदित्य जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। आदित्य जी, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? क्या जांच अब अपने अंतिम दौर पर है, या इसमें लग रहा है कि यहां से अब शुरुआत होगी और बड़े नाम इसमें सामने आएंगे? दूसरी चीज ये कि इस केस का टर्निंग पॉइंट क्या था, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रतिशोध की भावना से सब कुछ किया गया, लेकिन सबसे अहम इस केस में क्या आपको लगा? 2 फर्जी कंपनियों के बारे में जिसका जिक्र होता है कि भाई बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी अनुभव के पहले के उनको इतना बड़ा टेंडर दे दिया जाता है, काम करने का मौका दे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक, व्यक्तिगत राय में, ये एक शुरुआत है जहां हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़े लोगों के नाम और सामने निकल कर आए, क्योंकि ये देखिए 20,000 करोड़ का स्कैम, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़े स्तर का स्कैम है, और इसकी 1.5 है। तो निश्चित केंद्र की संस्था है, और केंद्र की संस्था होने के बावजूद उनके पास सारी प्रणाली मौजूद है या सारे उपकरण मौजूद है जिसके जरिए वो जांच करती है।
एक एक डॉक्यूमेंट ईडी की जब चालान कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, कम से कम 50,000 पेज के चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक शुरुआत है जहाँ पे एक अच्छा, और गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं होगी ना सर, बहुत पुख्ता एविडेंस होंगे तभी तो गिरफ्तारी हुई है ना। जी, एविडेंस होगा, बिल्कुल एविडेंस होगा। और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें किसी विटनेस ने अपने स्टेटमेंट में उनका नाम लिया। हाँ, यानी कि उनका स्टेटमेंट वो अक्यूज ने नाम लिया। हाँ बिल्कुल, इसमें उनका नाम आया है, तभी इस तरीके से तो इतना उनके बयान जी बयान के ऊपर एक गिरफ्तारी हुई है। ठीक है आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जरा मैं जल्दी से इस पर संदीप जी को जोड़ लेता हूं। संदीप जी बताइए, आप ये बिना सबूत के, बिना एविडेंस के ये इतना बड़ा एक्शन तो हो नहीं सकता। गिरफ्तारी हुई है, सबूत के आधार पर हुई है, तो उसमें आपत्ति कहां है फिर? देखिए, मैं लगातार, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्रवाई कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की, उसका दुरुपयोग कर रही है। सर कोई लॉजिक तो बताइए, कहां दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो बताइए ना कि जांच में कर कहीं रहे हैं ना। आप देखिए, जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के नेताओं पे हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता पे पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई हुई होता है? ये आप मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। दूल्हे मान रहे हैं, ये अपने आप को दूध पे दूल्हे मान रहे हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पर जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना के तौर पे किया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पे किया जा रहा है, जिसमें कोई सच्चाई बिल्कुल भी नाम मात्र की है। अगर कोई मामला बनता है, कोई जांच होती है, तो उस जांच का एक अलग तरीका होता है। आप देखिए, महेश जोशी जी की आप वाइफ है जो आज मरणासन स्थिति में, वो 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इनको पूरा मौका देना चाहिए था। उसके बाद मौका तो कब से मिल रहा है ना उनको, नोटिस तो उनको कब से दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पेश नहीं होते हैं। इसमें जितने आप देखिए, एक भी अधिकारी को इसमें इन्होंने टॉर्चर नहीं किया, एक भी अधिकारी को इन्होंने जांच में नहीं बुलाया गया। वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है इस पे, पूरी ईडी की कार्रवाई पे। क्योंकि अधिकारी जो जहां पर एक पूरी चैनल होती है उसके तहत एक कार्रवाई होती है, वो ही उसमें दोषी अगर होंगे तो उस मामले की जांच करनी चाहिए। आप देखिए, लगातार बेवजह अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी के घर पे ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद उसके पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के हुई, उदयलाल आंजना जी के हुई। तो ये सारा जो बीजेपी के नेता यही तो कह रहे हैं, सरकार यही तो कह रही है, जहां जहां पर पिछली सरकार में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको उजागर करेंगे। शैलेश जी जरा जवाब दीजिए इस पर। मैं बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं दो बात एक मिनट कहना चाहूंगा कि संदीप जी कह रहे थे कि जब केवल कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, आपके लोगों ने जिस तरीके से राज्य सरकारों के अंतर्गत लगातार घोटाले किए, जिस तरीके से आपके घोटाले उजागर हुए हैं और उसके अंतर्गत तमाम तरीके की कार्रवाई हो रही है। और ये जो मैंने पहले भी कहा था, संदीप जी जुड़े नहीं जब भी कहा था कि ये जो जांच थी जो आपकी कांग्रेस के सरकार के समय शुरू हो गई थी। अगस्त 2023 में एसीबी ने इस डिपार्टमेंट के लोगों को पकड़ा था रिश्वत लेते हुए, उसके बाद जब ईडी ने केस दर्ज किया था बाद में। और जहां तक ये बात है तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, हम जब आपकी यूपीए की सरकार थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल आपकी सरकार के अंतर्गत तमाम तरीके के जो आपके घोटाले थे उनको आम जनता के सामने रखा, कोर्ट में रखा, न्यायालय तक गए, लेकिन आपको तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हमारी सरकार 5 साल में, हमारी सरकार में किसी तरीके के घोटाले कोई जगह नहीं है। अब मैं आपको दो बात समझना चाहता हूँ, दो बात सुनिए। शुभेंदु जी, मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैं बताऊंगा इनको कि किस तरीके से इस जेजेएम के अंतर्गत 10,000 रुपए करोड़ के जब टेंडर जारी हुए थे तो एक शर्त जोड़ी गई थी, और वो शर्त जोड़ी गई थी कि साइट विजिट की जाएगी और साइट विजिट के बाद ठेकेदार को टेंडर डालने से पहले जेईएम की सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो इसीलिए जारी की गई थी ताकि जेईएम के सर्टिफिकेट से मालूम पड़ सके, क्योंकि विभाग उसमें लिखता था कि किन किन लोगों ने टेंडर डाला है और पुल बनाया जाए। और उस पुल का ही परिणाम था कि 42% एवं पर इन दोनों फर्मों को टेंडर आवंटित किए गए, जिससे उस समय 1500 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान राजस्थान की सरकार को हुआ। बताइए कहां ये शर्त होती है, जिसको वित्त विभाग ने भी ये कहा था उस वक्त, वित्त विभाग ने भी ये कहा था कि ये शर्त गलत है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की अनुमति देखिए उस शर्त को नहीं हटाया गया। ऐसे में स्पष्ट है कि उस समय कई बार सरकार की अच्छा शैलेश जी एक मिनट, शैलेश जी एक मिनट, संदीप जी एक चीज बताइए, सिर्फ ये कह देने से कि भाई ये प्रतिशोध की भावना है, आप कोई आधार तो बताइए ना, एविडेंस बताइए, कोई वजह बताइए। एविडेंस है कुछ भी आप बताएं, जहां पर ईडी ने, आप देखें पिछले दिनों में 100 इतने लंबे समय से आपके समय से ये जांच चलती आ रही है, कितने लोगों पे भी आप बताएं ना शुभेंद्र जी, 1% मामलों में भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ईडी सिर्फ जाती है, धमकाती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जाकर तो क्यों डर रहे हैं फिर? अगर डराने और धमकाने का काम है तो आप तो बड़े मजबूत हैं,
कांग्रेस पार्टी डरती थोड़ी है, फिर किस लिए डर रहे हैं आप? हम कहाँ डर रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं? अगर कोई मामला भाई अगर गलत नहीं किया है, अच्छा संदीप जी एक चीज तो साफ है ना कि अगर गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। हम बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। अगर बिल्कुल एक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल बब्बर शेर है, वो कभी भी नहीं डरता है। वो कोई भी मामला आएगा हम उसका जवाब देंगे, चाहे सड़क से लेके संसद तक, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। मगर हम डर नहीं रहे, हम पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं पहले दिन से। मगर हम कह रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव का मामला आता है वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। आप देखिए बिहार में चुनाव है तो ईडी ने लगातार ईडी महेश जोशी जी को बुला रही है, वो क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे थे बार बार ईडी से? लगातार ईडी उनको बार बार संबंध देकर, बार बार नोटिस देकर बुला रही थी, एक भी बार वो क्यों हाजिर नहीं हुए? अगर जांच में सहयोग कर रहे थे तो वास्तव में आते ना। कभी बीमारी का बहाना, कभी किसी बात का बहाना। बताइए आप, मैं तारीख सच बता रहा हूँ, 16 जनवरी 2024 को पहली बार नोटिस मिला था, उसमें 15 दिन का टाइम लिया, उसके बाद दूसरा नोटिस मिला, उसमें बीमारी का बहाना लिया। बताइए क्या महेश जोशी जी भाग रहे थे लगातार ईडी से? अगर वास्तव में वो बात था तो ईडी के सामने आकर अपनी बात करते, एक बार अपनी बात बताइए। वो तो केवल बचना चाह रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि घोटाला इतना अच्छा बड़ा संदीप जी, है इस पर कोई जवाब? इस पर कोई जवाब है कि जब पहले भी नोटिस दिए गए क्यों नहीं पहुंचे? भाई आप कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई कर दी, अभी तबीयत खराब है, लेकिन पहले से नोटिस मिलते आ रहे हैं, तब क्यों नहीं पहुंचे थे? की पत्नी क्या है, 1 साल से एडमिट है, लगातार उनकी तबीयत खराब है, लगातार उन्होंने उसी तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने जवाब दिया है। उसके बाद में आप देखिए पिछले 15 दिन से तो हॉस्पिटल में एडमिट है। मानवीय दृष्टिकोण को भी अगर कोई जांच का है तो एक टाइम निर्धारित होना चाहिए पहले वो। अब इस मामले में इस तरह की जो कार्रवाई करके आप देखें, पिछले दिनों प्रताप सिंह खाचरियावाल जी की कार्रवाई की थी, क्या मिला ईडी को? ईडी ने क्या बताया? कभी भी ईडी ने सामने आके नहीं बताया। इससे पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ कार्रवाई थी, क्या मिला? ये आप देखिए पूरी जो कार्रवाई की जा रही है प्रतिशोध राजनीतिक दबाव में लेने की कार्रवाई की जा रही है। मैं इस पर जरा एक रिएक्शन लेता हूं। मैं हुकुम सिंह जी भी हैं हमारे साथ। सर एक चीज बताइए, जब भी कोई इस तरीके की कार्रवाई होती है पहले आकर के डिस्क्लोज करना चाहिए, या अगर वो बहुत सेंसिटिव है तो उसको थोड़ा सा छुपा करके, बचा करके और इस कार्रवाई को, क्योंकि उसमें कड़ियां जुड़ती हैं, उसमें क्ल्यू ना मिल जाए कहीं किसी और को, तो इसलिए क्या ये डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है? हुकुम सिंह। नहीं सर, नहीं कार्रवाई करने के बाद में तो डिस्क्लोज करना चाहिए ना। हाँ ठीक है, उस पर एक बार जरा जवाब तो ले लेते हैं। हुकुम सिंह जी बताइए। मुझे बोला गया है तो मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि इन्वेस्टिगेशन में सीक्रेसी, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाएं तब तक हम उस बात को डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल प्रभावित करता है। और आपने एक नहीं अनेक मामले देखे होंगे। मैं तो यहाँ पर दोनों जो महानुभाव बैठे हुए हैं इनसे मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी इस राजनीतिक भ्रष्टाचार में हम ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ पर आपका कोई अधिकारी अगर है तो उसका तो कोई प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सरपंच का प्रतिनिधि, प्रधान का प्रतिनिधि, ऐसे पार्षद पति हो गया, सरपंच पति हो गया। आपने सुना है ना ये तो इस प्रस्तुत मामले में, इस पर्टिकुलर इस मामले में क्या आपको पता है कि एक बहन जी भी हुआ करती हैं? कलवानिया जी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इस बात से हमारे शैलेश जी साहब ज्यादा खुश ना हो। मैं ऐसे दूसरी तरफ भी सारी बातें बता सकता हूँ, मुझे दोनों तरफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहन जी इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें प्रतिनिधि कौन रहा होगा। मैं महेश जोशी जी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जब पहली बार जब वो इलेक्शन जीत करके आए और उसके बाद में कोई भी उनके पास में काम लेकर के गया, मैं दावे से कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई भी काम लेके गया तो बिल्कुल उनका काम हुआ है। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि बहन जी से मिल लेना? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि ईमानदारी और चरित्रवान, ये 4 तरह के लोगों में मैं पहला बता चुका, मौका नहीं मिला। दूसरा मैं जल्दी बता देता हूं, शुभेंदु जी प्लीज मुझे समय दीजिए। पहला जिसे मौका नहीं मिला, दूसरा जिसे पकड़ा नहीं गया, जो पकड़ा नहीं जा सका वो ईमानदार चरित्रवान है, और तीसरा है जो साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने बरी कर दिया, वो साबित नहीं हुआ इसलिए वो ईमानदार चरित्रवान है, और चौथा है जो डरता है, सजा से डरता है, कानून से डरता है, भगवान से डरता है। इन 4 कैटेगरी के अलावा कोई ईमानदार नहीं है जिन किरोड़ी लाल जी की आप बात कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शुभेंदु जी, ये जितने भी हमारे नेता है, छुट भैया से लेकर के और बड़े बड़े, क्या ऐसा होता है कि रातों रात इनकी कोठियां, बंगले और फार्म हाउस और न मालूम कितनी सारी इंडस्ट्रीज और कितने सारे फर्में खुल जाती है, फर्म्स खुल जाती हैं, और एक आम आदमी जो मेहनत मजदूरी कर रहा है और एक सरकारी कर्मचारी, बिल्कुल उन्होंने भी बेईमानी की है तभी जाकर के मेरे जैसे के पास में, मैं तो अपने बाप के घर में रह रहा हूँ साहब, लेकिन मेरे साथ ही मैं सिर्फ जिस पोजीशन से रिटायर हुआ हूं उसको तो छोड़िए, एक हेड कांस्टेबल के पास में अगर 5 करोड़ की बिल्डिंग हो तो ये भ्रष्टाचार हमारी रगों में बैठ चुका है और कोई
छोटा भ्रष्टाचारी है, कोई ठीक है। बड़ा भ्रष्टाचारी है। इस प्रस्तुत मामले में भी एक बड़ी मछली पकड़ी गई, बड़ी मछली पकड़ी गई, लेकिन साहब मगरमच्छ भी हैं, हाँ। बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, और ठीक उन है। लोगों को समय आने पर, जब समय और इसलिए आएगा, कहा जा रहा है उनके कि सामने- ये एक बड़ी मछली है। और बड़ा सवाल यहाँ पर उठा दिया है कि क्या इसके पीछे मगरमच्छ भी हैं। शैलेश कौशिक जी, जांच किस तरीके से, और क्योंकि सरकार में आने से पहले आप भी बता रहे थे, और जो आपके जो अभी इस वक्त मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब, वो भी कहते थे कि भाई सबूत है हमारे पास, हम देंगे, हमारी सरकार आने दीजिए। सरकार भी आ गई, समय भी हो गया, हालांकि अब गिरफ्तारी हो गई है। कुछ और लोगों के बारे में भी सबूत है क्या? देखिए शुभेंदु जी, जैसा कि अभी हुकुम सिंह जी बता रहे थे, ये सब कुछ इंटरनल एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत किसी भी स्थिति को आज पुराने जो इनपुट है, पुराने सबूत हैं, जो जिन लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए, चाहे किरोड़ीलाल जी हो, चाहे और लोगों के माध्यम से, उनके आधार पर लगातार कार्रवाई जारी थी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जेजेएम का मामला हो, चाहे कोई और भी मामले हों, राजस्थान की सरकार हर उस कड़ी के माध्यम से जीरो टॉलरेंस पर कार्य करते हुए हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। बड़ी कांग्रेस के लोगों की पुरानी डिबेटों में तमन्ना रहती थी कि बड़ी मछली कब पकड़ेंगे, मगरमच्छ कब पकड़ेंगे। अब पकड़ में आने लगे हैं तो इन लोगों को प्रतिशोध की भावना दिखने लगी है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, निश्चित रूप से लगातार इस कार्रवाई जारी रहेगी, और जो बड़े से बड़े मगरमच्छ हैं वो भी हाथ में आएंगे, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान की जनता को लूटा गया है वो सब जनता के सामने आएगा। और जो गहलोत सरकार के समय जो कार्यकाल हुए थे, जिस तरीके से घोटाले हुए थे, एक एक घोटाले को भजनलाल जी की सरकार उजागर करेगी राजस्थान की जनता के सामने। ठीक है, ये घोटाले इसी तरीके से उजागर होंगे, कुछ लोगों पर और गिरफ्तारी की रडार रहेगी, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, पूछताछ के बाद और भी इसमें खुलासे होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल बड़ी मछली पकड़ में आई है ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और भी लोग हैं, क्या इसके पीछे अभी मगरमच्छ हैं जिन तक पहुंच बनाना अभी भी बाकी है, ये सभी चीजें जांच के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।